अच्छी और सच्ची खबरों में सबसे पहले महाकुंभ की बात करेंगे, जिसका आज 8वां दिन है और इन 8 दिनों के भीतर दुनिया के सबसे बड़े आध्यात्मिक मेले में 8 करोड़ से ज्यादा लोग अपनी मौजूदगी दर्ज करवा चुके हैं। महाकुंभ में आने वाले ये श्रद्धालु न सिर्फ संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, बल्कि साधु संतों के शिविरों में होने वाले धार्मिक आयोजन का भी हिस्सा बन रहे हैं। ऐसे ही कुछ खास शिविरों पर देखिए हमारी ये रिपोर्ट। महाकुंभ का 8वां दिन और इन 8 दिनों के भीतर ही संगम के पवित्र जल में आस्था की डुबकी लगाने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा 8 करोड़ को पार कर गया है। इन श्रद्धालुओं में देश के कोने कोने से ही नहीं बल्कि विदेशों से आने वाले श्रद्धालु भी शामिल हैं, जो महाकुंभ की इस अद्भुत और अलौकिक छटा को देख अचंभित है। क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग, क्या महिलाएं और क्या पुरुष और क्या आम और खास, हर कोई आस्था और भक्ति के इस महासंगम में आकर उत्साहित है। श्रद्धालुओं की ये भीड़ हर गुजरते दिन के साथ नए रिकॉर्ड बना रही है। आप इन तस्वीरों को देखिए, आपको लोगों की बड़ी संख्या नजर आएगी और पूरा कुंभ मेला क्षेत्र भी यहाँ से नजर आएगा। अद्भुत ये तस्वीरें हैं और सबसे बड़ी बात ये है कि कुंभ के शुरू हुए 8 दिन हो चुके हैं और 8 दिन के अंदर 8 करोड़ से ज्यादा लोग आस्था की डुबकी लगा चुके हैं, संगम में स्नान कर चुके हैं। तो ये जो दृश्य है अद्भुत है, क्योंकि जहां तक आप नजर घुमाएंगे बहुत बड़ा मेला क्षेत्र है, 25 सेक्टर्स में बटा हुआ है, 4000 हेक्टेयर भूमि पर लगा हुआ है और यहाँ देश और दुनिया भर से आने वाले श्रद्धालु इसको और भी ज्यादा अद्भुत और अकल्पनीय बना रहे हैं। महाकुंभ पहुंचने वाले ये श्रद्धालु संगम में स्नान के बाद साधु संतों के इन शिविरों में जाना नहीं भूलते, जहां एक से बढ़कर एक धार्मिक आयोजन हो रहे हैं। इन्हीं में से एक है तुलसी पीठाधीश्वर जगतगुरु स्वामी राम भद्राचार्य का ये शिविर, जहां इन दिनों 251 कुंडीय हनुमत महायज्ञ चल रहा है। बताया जा रहा है कि ये हनुमत महायज्ञ 45 दिनों तक यूं ही मंत्रों उच्चार के साथ चलता रहेगा। वेदों में ये कहा गया है, जो हमारा आर्ष विज्ञान है वो ये कहता है कि जब हवन का यज्ञ का धुआं ऊपर उठता है तो पूरे अंतरिक्ष तक को वो पवित्र और शुद्ध करता है। 251 कुंडियम हनुमत महायज्ञ चल रहा है, जिसमें वैदिक विधान के मुताबिक ये पूरी यज्ञशाला बनाई गई है। मुख्य यज्ञशाला है और अलग अलग 8 और यज्ञशालाएं बनाई गई हैं, छोटी छोटी। इसके साथ एक वृहत यज्ञशाला का निर्माण किया गया है, जिसमें अलग अलग कोनों पर अलग अलग दिशाओं के देवताओं की स्थापना की गई है। और इस हवन कुंड में लगातार 45 दिन हवन चल रहा है। ये कहा जाता है कि वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ जब आहुतियां दी जाती हैं, देवता स्वयं उसे ग्रहण करते हैं और अग्निदेव में दी गई आहुतियां फिर ये बताती हैं कि पूरा वातावरण शुद्ध हो जाता है, निगेटिविटी हट जाती है, यानी जो घातक ऊर्जा है उसे खत्म किया जाता है, पॉजिटिव एनर्जी यानी प्राणदायिनी ऊर्जा का संचार किया जाता है। एक तरफ महायज्ञ में आहुति दी जा रही है तो दूसरी तरफ संगम की इसी रेतीली जगह पर लगा ये राम नाम बैंक, जहां पहुंचकर श्रद्धालु इन किताबों में राम नाम लिखकर पुण्य कमा रहे हैं। ये राम नाम बैंक भी किसी दूसरे बैंक की तरह ही है, बस यहाँ पर पैसे की जगह राम नाम का धन श्रद्धालु इन किताबों में लिखकर जमा करते हैं। कोई रोजी रोजगार में तरक्की की कामना के लिए राम नाम लिख रहा है, कोई शादी और संतान की मनोकामना के लिए राम नाम लिख रहा है और कोई बिना स्वार्थ के ही राम नाम का धन इस बैंक में जमा कर रहा है। जो जपे, जो भजे, जो लिखे वही जाने कि राम नाम में क्या है स्वाद। इसलिए राम नाम रस पीले मनवा,
राम नाम रस पीले। हमारे साथ आशुतोष जी हैं। आशुतोष जी, इस बैंक की कार्य प्रणाली कैसी है? जी, जैसे आधुनिक बैंक होता है, ये संगम की रेती का राम नाम बैंक है। राम नाम बैंक इसलिए क्योंकि यहाँ पर राम नाम धन की पूंजी जमा की जाती है और उसी का विड्रॉवल होता है। जैसे व्यक्ति की अगर लौकिक समस्या होती है, किसी को कार का लोन चाहिए तो वो नॉर्मल बैंक में जाता है, कार का लोन लेता है, छोटा लोन लेता है। हाउसिंग लोन की आवश्यकता पड़ती है तो बड़ा लोन लेता है। तो यहाँ जिसकी मनोकामना पूर्ण नहीं होती, वह महाकुंभ में आ रहा है, गंगा स्नान कर रहा है, त्रिवेणी संगम पे स्नान करता है, उसके बाद राम नाम बैंक में आते हैं श्रद्धालु भक्त और एक अर्जी लेके लिखते हैं जिसमें वो अपनी मनोकामना लिखते हैं। कुछ भक्त हैं, कुछ साधु सन्यासी हैं, उनको निष्काम, उनको कोई चीज की आवश्यकता नहीं है, केवल मुक्ति मोक्ष की आवश्यकता है। तो वो यहाँ पर फॉर्म पे मोक्ष के बारे में टिक करते हैं। और जिसकी किसी का विवाह नहीं हो रहा, किसी का कार्य नहीं चल रहा, व्यापार नहीं चल रहा, नौकरी नहीं लग रही, तो वह कामना को अपनी लिखता है और यहाँ पर राम नाम का कर्ज लेके जाता है। वहीं संगम की रेती पर लगा ब्रह्म कुमारी का ये आश्रम भी श्रद्धालुओं से गुलजार है, जहां आने वाले लोगों को इन झांकियों के जरिए संदेश देने की कोशिश की गई है। कहीं कल युग में बढ़ रहे अपराध को दिखाया गया है, कहीं पर्यावरण को हो रहे नुकसान को दर्शाया गया है, कहीं सोशल मीडिया के चलते रिश्तों में बढ़ रही दूरी को दिखाने की कोशिश की गई है और कहीं कृष्ण की लीलाओं को बेहद खूबसूरती के साथ दिखाया गया है। कलयुग से सतयुग की कहानी में ये बताया गया है कि अगर हम अपने दोषों की आहुति दे देते हैं तो एक नया संसार बनेगा। संस्कार बदलने से संसार बनेगा और वही यहाँ पर दिखाया गया है। अगर हम अपने तमाम दोष, काम को, क्रोध, लोभ की आहुति दे देंगे तो फिर आएगा सतयुग। यहाँ पर श्री कृष्ण की जन्म लीला को दर्शाया गया है और बताया गया है कि सतयुग का जो पल है वो कैसा होता होगा, सतयुग कैसा होता होगा, उसे यहाँ पर दर्शाने की कोशिश की गई है। ब्रह्म कुमारी का क्या उद्देश्य है, क्या संदेश देना चाहते हैं, इसके बारे में बताएं। समाज को हम ये चाहते हैं कि जो हमारी प्राचीन संस्कृति रही है वो देवतुल्य रही है। हम जिस इतिहास के पन्नों को पलटते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, योगीराज कृष्ण, तो वो मथुरा और अयोध्या यही है। वो इतने महान थे कि देवता कहलाए। वाई नॉट माई सेल्फ, हम खुद क्यों नहीं इतने महान बनते। तो हमने क्या किया कि उनकी उपासना शुरू कर दी और अपने आप को वैयक्तिक तौर से उनके आचरण से जुदा कर लिया। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का मूल उद्देश्य है कि हम फिर से अपनी प्राचीन संस्कृति को जागृत करें। महाकुंभ की ये अद्भुत दुनिया हमेशा से इसी तरह लोगों की आस्था का केंद्र रहा है। बड़ी बात यह है कि इस बार 144 साल बाद बना पूर्ण महाकुंभ का ये सुखद संयोग लोगों को और भी ज्यादा अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। प्रयागराज से संजय शर्मा और गुंजन दीक्षित के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब आपको लिए चलते हैं 7 समंदर पार अमेरिका, जहां अब से कुछ ही देर बाद अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 47वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेने जा रहे हैं, जिससे जुड़ी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। लेकिन अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भीषण ठंड पड़ने की वजह से खुले मैदान में शपथ न लेकर हॉल में शपथ लेंगे और ट्रंप के इस शपथ समारोह में दुनिया के कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों के अलावा बिजनेस जगत की कई जानी मानी हस्तियों को भी इनवाइट किया गया है। बस कुछ देर का इंतजार और सुपर पावर अमेरिका के इतिहास में नया अध्याय जुड़ने वाला है। ये अध्याय है नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का, जिनका शपथ ग्रहण समारोह पूरी भव्यता के साथ होने जा रहा है, जिसकी सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और 47वें राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभालने के लिए डोनाल्ड ट्रंप भी पूरी तरह से तैयार है। पिछले साल नवंबर महीने में हुए राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को हराया था, जिसके बाद ट्रंप अमेरिका के दूसरी बार राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं।
लेकिन ट्रम्प की ये ताजपोशी भीषण ठंड पड़ने की वजह से खुले मैदान के बजाय यूएस कैपिटल के रोटुंडा हॉल में होने वाली है। ट्रम्प का ये शपथ समारोह कितना भव्य है, इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इस शपथ समारोह में दुनिया के कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष और बिजनेस जगत की कई जानी मानी हस्तियां भी शामिल हो रही हैं, जिनमें भारत की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर और रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी और उनकी पत्नी नीता अंबानी भी शामिल हैं। इन खास मेहमानों की मौजूदगी में ही अमेरिका के मुख्य न्यायाधीश डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाएंगे। ये शपथ 35 शब्दों में होगी, जिसे लेते वक्त ट्रंप 2 बाइबल पर अपना हाथ रखेंगे। अपने शपथ ग्रहण से एक दिन पहले ट्रंप ने वाशिंगटन डीसी के कैपिटल वन एरिना में एक बड़ी रैली की, जिसमें ट्रंप समर्थकों ने अपने नेता की ताजपोशी का जश्न बड़े धूमधाम से मनाया। इसी कार्यक्रम में ट्रंप ने मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा फिर से दोहराया और इस बात के संकेत दिए कि उनकी सरकार पहले ही दिन कई बड़े फैसले ले सकती है। कयास लगाए जा रहे कि इन फैसलों के तहत बाइडेन प्रशासन की ओर से किए गए कई आदेशों को रद्द किया जा सकता है। We begin a brand new day of American strength and prosperity, dignity and pride. Bringing it all back. Once and for all, we're going to end the reign of a failed and corrupt political establishment in Washington, a failed administration. We're not going to take it anymore. We're going to stop the invasion of our borders. We're going to reclaim our wealth. We're going to unlock the liquid gold that's right under our feet, liquid gold. We're going to bring back law and order to our cities. We're going to restore patriotism to our schools, get radical left, woke ideologies the hell out of our military and out of our government. And we are going to make America great again. ट्रंप के इस शपथ समारोह को देखते हुए पूरे वाशिंगटन डीसी में सुरक्षा के भी बेहद कड़े इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि ट्रंप पर चुनाव प्रचार के दौरान पहले भी 2 बार जानलेवा हमला हो चुका है। ऐसे अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियां शपथ ग्रहण समारोह को लेकर कहीं ज्यादा अलर्ट नजर आ रही हैं। जानकारी के मुताबिक शहर में करीब 25,000 सिक्योरिटी पर्सनल तैनात किए गए हैं। हर संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखने के लिए हेलीकॉप्टर और हाईटेक सीसीटीवी कैमरों की मदद ली जा रही है। मौजूदा हालात में अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में ट्रंप के शपथ ग्रहण पर दुनिया भर की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि ट्रंप अपने बेबाक अंदाज और कड़े फैसलों के लिए जाने जाते हैं। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि ट्रंप अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत कैसे करते हैं। वाशिंगटन डीसी से गौरव सावंत के साथ रोहित शर्मा, गुड न्यूज टुडे। आगे बढ़ते बात करेंगे उत्तराखंड में जल्द लागू होने जा रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड की, जिससे जुड़ी नियमावली पर पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट की मोहर लग चुकी है। अब बस उसे लागू करने की तैयारी चल रही है और उम्मीद है कि 26 जनवरी तक उत्तराखंड समान आचार संहिता को लागू करने वाला पहला राज्य बन जाएगा। जाहिर है कि उत्तराखंड में यूसीसी के लागू होने से काफी कुछ बदल जाएगा। समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 विधेयक पारित हुआ। धामी सरकार की कैबिनेट बैठक में यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड से जुड़ी नियमावली पर मुहर लग गई। करीब 10 महीने पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से यूसीसी विधेयक को मंजूरी मिल गई थी, जिसके बाद ये एक्ट यानी कानून बन गया था। अब धामी कैबिनेट से इससे जुड़ी नियमावली को मंजूरी मिलने के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने का रास्ता साफ हो गया है। 2022 के चुनाव में देवभूमि उत्तराखंड की जनता के समक्ष गए थे, तो हमने ये वायदा किया था कि हम सबसे पहले सरकार बनने के बाद पहला काम करेंगे, यूसीसी का विधेयक लाएंगे। हम यूसीसी का विधेयक लेकर आए और उस पर सभी ड्राफ्ट कमेटी ने ड्राफ्ट बनाया, विधेयक पास हुआ, राष्ट्रपति महोदय की मंजूरी मिल गई, एक्ट बन गया। एक्ट बनने के बाद प्रशिक्षण की जो प्रक्रिया है
वह भी हमारी लगभग पूरी हो गई है और आज माननीय मंत्रिमंडल में इस बात पर हमने चर्चा करी है। 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के मौके पर उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने की संभावना है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का साफ मतलब सभी के लिए एक कानून है, यानी उत्तराखंड में रहने वाले सभी लोगों के लिए, चाहे वो किसी धर्म, जाति या लिंग के हों, कानून एक ही होगा। उत्तराखंड में यूसीसी में विवाह, तलाक, बेटी को संपत्ति में अधिकार, लिविंग रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन, गोद लेने का अधिकार जैसे कई मामलों को शामिल किया गया है। यूसीसी में जारी नियमावली को संशोधन के बाद पारित कर दिया है। अब इस नियमावली के पारित होने के बाद लगभग ये तय हो गया है कि 26 जनवरी को यूसीसी अमल में आ जाएगा। इसको लेकर सरकार ने क्या इंतजाम किए गए हैं, इसको लेकर भी सरकार ने एक सूची जारी की है, जिसमें कि ये बताया गया है कि विवाह से संबंधित जो मामले हैं या तलाक से संबंधित मामले हैं, लिव-इन रजिस्ट्रेशन है या फिर संपत्ति और इनहेरिटेंस से जो संबंधित जो मामले हैं उनको लेकर रजिस्ट्रेशन शुरू किया जाएगा। और इसके लिए कॉमन सर्विस सेंटर जो घर के पास हमने देखे हैं, जो तमाम दस्तावेज तैयार करने में मदद करते हैं, चाहे वो आधार कार्ड हो या राशन कार्ड हो, उन कॉमन सर्विस सेंटर्स को भी इस्तेमाल में लिया जाएगा, जिससे कि आप अपने नज़दीकी CSC सेंटर में जाकर रजिस्ट्रेशन करवा सके। पहले चरण में लिव इन और मैरिज रजिस्ट्रेशन शुरू किया जाएगा। वहीं दूसरे चरण में जो प्रॉपर्टी से जुड़े जो मामले हैं या फिर तलाक से जुड़े जो मामले हैं या अडॉप्शन से जुड़े जो मामले हैं, उनका रजिस्ट्रेशन भी शुरू किया जाएगा। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा और उससे जुड़ी रजिस्ट्रेशन के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया है, जिसे ITDA यानी सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी ने उच्च सुरक्षा मानकों के साथ विकसित किया है, जिससे जुड़ी एक मॉक ड्रिल होनी बची है। जो यूसीसी का पोर्टल तैयार किया गया है उसमें रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे। कल जो है यानी 21 तारीख को ITDA जो कि इस वेबसाइट की और टेक्निकल जो पूरा नोडल संभाल रही है, वो एक मॉक ड्रिल भी चलाएगी, जिसमें एक बार में 30,000 के आसपास को रजिस्ट्रेशन करने के लिए, जिससे कि वेबसाइट हैंग ना हो या फिर वेबसाइट में कोई स्नैग ना आए या टेक्निकल कोई ग्लिच ना है, इसको लेकर एक मॉक ड्रिल किया जाएगा, जिसमें तमाम जिलों के रजिस्ट्रार या फिर ग्राम पंचायत स्तर या फिर नगर पालिका परिषद के स्तर पर जो सब रजिस्ट्रार हैं वो लॉगिन करेंगे और ये मॉक ड्रिल कल पूरे दिन चलेगा। रजिस्ट्रेशन के दौरान आने वाले किसी तरह की दिक्कत को दूर करने के लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है, जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू होते ही काम करने लगेगी। जैसे कि राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया था कि यूसीसी का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो डिजिटल प्रणाली के रूप में होगा, उसका इम्प्लीमेंटेशन फील्ड पे, तो उसको देखते हुए जो अभी जो यूसीसी की वेबसाइट कमेटी के आदेश पे और यूसीसी में जो राज्य सरकार के आदेश थे उस भी ITDA द्वारा टेक्निकी रूप से तैयार की गई है। उस वेबसाइट का सिक्योरिटी ऑडिट और एक हम सोर्स कोड रिव्यू बोलते हैं वो हमने करवा लिया है, और उसमें कोई भी टेक्निकल ग्लिचेस ना आए उसके लिए जो भी भारत सरकार की हमारी GIGW गाइडलाइंस होती है उसका पूरा पालन किया गया है, और सुरक्षा की दृष्टिगत उसको नेशनल डेटा सेंटर पे भी होस्ट किया गया है। और एक ये भी होता है कि जब बहुत यूजर्स यूज करते हैं तो टेक्निकल ग्लिचेस भी आने की दिक्कतें होती हैं, कभी यूजर्स को कुछ है, तो उसके लिए एक टेक्निकल हेल्प डेस्क का भी टोल फ्री नंबर लेके स्टार्ट कर दिया है। उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने से काफी कुछ बदल जाएगा, खासकर महिलाओं के अधिकारों को मजबूती मिलेगी। बहु विवाह जैसे कुरीति पर रोक लगेगी। बिल के ड्राफ्ट में शादी तलाक प्रक्रिया से जुड़े अहम बिंदुओं को भी शामिल किया गया है, जैसे शादी के लिए लड़के की आयु 21 साल और लड़की की आयु 18 साल होनी चाहिए। शादी का रजिस्ट्रेशन धारा 6 के अंतर्गत जरूरी होगा, ऐसा नहीं करने पर 20,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। तलाक के लिए कोई भी पुरुष या महिला कोर्ट में तब तक नहीं जा सकेगा जब तक विवाह की अवधि 1 साल न हो गई हो। शादी चाहे किसी भी धार्मिक प्रथा के जरिए हुआ हो, तलाक केवल न्यायिक प्रक्रिया के तहत ही हो सकेगा, यानी हलाला और इद्दत की प्रथाएं बंद होंगी। किसी भी व्यक्ति को दोबारा विवाह का अधिकार तभी मिलेगा जब कोर्ट ने तलाक पर निर्णय दे दिया हो और उस आदेश के खिलाफ अपील का कोई अधिकार नहीं रह गया हो। संपत्ति को लेकर महिला और पुरुषों के बीच बराबर अधिकार होगा, इसमें किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा।
लिव इन रिलेशनशिप के लिए पुलिस में रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा। ऐसे जोड़ों को अपने माता पिता की जानकारी भी देनी होगी। साथ ही 18 से 21 साल के जोड़ों को माता पिता का सहमति पत्र भी देना होगा। मुस्लिम महिलाओं को भी गोद लेने का अधिकार होगा। इसके साथ ही उनके लिए गोद लेने की प्रक्रिया को और सरल बनाया जाएगा। नौकरी पेशा बेटे की मृत्यु की स्थिति में बुजुर्ग माता पिता के भरण पोषण की जिम्मेदारी पत्नी पर होगी और उसे मुआवजा मिलेगा। अब ये भी जान लीजिए कि यूसीसी की जरूरत क्यों है। दरअसल कानून की नजर में सब समान है। हमारा संविधान भी बिना किसी भेदभाव के समता के मौलिक अधिकार की बात कहता है। लेकिन भारत के अलग अलग पंथों और धर्मों के पर्सनल लॉ यानी निजी कानून हैं, जिनकी वजह से एक समान न्यायिक व्यवस्था लागू नहीं हो पाती है। व्यवस्था में इसी खामी की वजह से लंबे वक्त से यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत महसूस की जा रही थी। यही वजह रही कि मार्च 2022 में धामी सरकार के गठन के बाद से ही रिटायर्ड जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई, जिसने फाइनल ड्राफ्ट तैयार कर पिछले साल फरवरी में धामी सरकार को सौंप दिया। 7 फरवरी 2024 को उत्तराखंड विधानसभा में बिल पारित कर दिया गया, जिसके बाद पिछले साल 11 मार्च को राष्ट्रपति ने यूसीसी विधेयक को मंजूरी दे दी। आज यूसीसी नियमावली को मंजूरी मिल गई है। अब 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने की संभावना है, जिसके बाद उत्तराखंड आजादी के बाद यूसीसी बिल पेश करने वाला पहला राज्य बन जाएगा। देहरादून से अंकित शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आगे बढ़ते बात करेंगे मौसम की। सर्दी का मौसम अपने सारे रंग दिखा रहा है। मैदानी इलाके जहां सर्द हवाओं की चपेट में है, वहीं पहाड़ों पर जमकर बर्फबारी हो रही है और बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए सैलानी पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। उनमें से कितने ऐसे सैलानी हैं जो मनाली में बर्फ के आशियानों में रात गुजार रहे हैं। हम आपको दिखाते हैं बर्फ के वो खूबसूरत घर जिसे इग्लू भी कहा जाता है। सुविधाएं वहां पर कैसी हैं, इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। मनाली में बर्फ का खूबसूरत घर इग्लू जिसे कहा जाता है, वहां पर बड़ी संख्या में सैलानी पहुंच रहे हैं और सैलानियों की पहली पसंद बर्फ के यही घर बने हुए हैं।